नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले अध्याय में हमने जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन की चर्चा की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा की थी। अब हम पढ़ेंगे कि इनके बाद में भारत की राजनीति में क्या हुआ। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था, उसके बाद जो भारत की राजनीति में नया अध्याय वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? देखो, 1919 का जो भारत सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने हमें एक अधिनियम दिया था, उसमें ये धारा थी कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। लेकिन देश की परिस्थिति ऐसी हो गई कि इसकी समीक्षा के लिए 1927 में सर जॉन साइमन, ये नाम आपको याद रखना है और ये तारीख आप, ये सन आपको याद रखना है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, कि समीक्षा करो कि ये अधिनियम सही ढंग से लागू हुआ कि नहीं हुआ, क्या भारतीय जनता है वो आज़ादी के लिए तैयार है या नहीं है। तो इस कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, ये आपको याद रखना है। लेकिन कोई भी भारतीय नहीं था। ये बड़ी बात है कि मान लो अपने लोकल कोई समस्या हो, अब मान लो आपके गांव की कोई समस्या है और बहुत मान लो, या तो मान लो किसी, मान लो गली में बहुत ज़्यादा पानी भरता हो बारिश के दिनों में, तो ये बात बाहर के लोगों को पता नहीं होता। तो इसमें क्या कि अब बाहर के लोग अगर आके भारत की समस्या का हल ढूंढेंगे तो वो उनको पूरी समस्या का पता ही नहीं होता कि समस्या है क्या। तो 7 सदस्य थे, लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। मेन इसकी कमजोरी यही थी, इसलिए इसका हर जगह विरोध हुआ था। 3 फरवरी 1928 को, ये भी तारीख आपको याद रखना है, 3 फरवरी 1928 को ये सर्वप्रथम बम्बई पहुंचा था, जहां उसका विरोध हुआ। सारे जगह भारत में जगह जगह इसका विरोध हुआ। लाहौर में इसका विरोध करे थे लाला लाजपत राय, इन्होंने इसका विरोध किया और भारत सरकार ने इन पर क्या किया था, इस विरोध को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया था लाहौर में। और इसी लाठीचार्ज के करने के बाद 1 महीने बाद क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। और 1930, अब इनकी जैसे मृत्यु हो गई 1 महीने बाद में, तो उसके बाद भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी, इसकी जो सैंडर्स था उसने इनकी हत्या की थी, तो इसकी हत्या का बदला लेने के लिए भारत के क्रांतिकारी लंदन गए थे और वहाँ इसकी हत्या की थी। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं कही गई। 1919 के अधिनियम तक हम ये मांग कर रहे थे कि भारत को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत ही औपनिवेशिक स्वराज्य हमें दे दे, लेकिन इसने क्या किया, जब अपनी रिपोर्ट पेश की थी इसमें, तो कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं थी कि भारत को थोड़ी बहुत आज़ादी दे। अब अपना शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, जब इसमें कुछ औपनिवेशिक स्वराज्य की बात नहीं गई तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का। ये हुआ था 30 दिसंबर 1929 को, और पंडित नेहरू के नेतृत्व में ये अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। अब हम ये कह, पहले तो हम कह रहे थे हमें औपनिवेशिक स्वराज्य दे दो, आप यहाँ रहो, हम आपके अंतर्गत ही अपने देश का शासन संचालन करेंगे। लेकिन इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट देखने के बाद हमको ये लगा कि अब हमें क्या चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने पूरी आज़ादी का प्रस्ताव तैयार किया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, कि ऐसे तो वो देगी नहीं अंग्रेजी सरकार, इसलिए आंदोलन चलाया। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांग रखी थी कि यदि ये 11 मांग आप मान लो तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, अन्यथा आंदोलन करेंगे, जिसे क्या कर दिया था, इरविन ने अस्वीकार कर दिया। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, तो इन्होंने क्या किया था, इस 11 जो मांग थी इनको क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया गया, जिससे गांधी जी ने नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की। उस समय नमक बनाना भारत में गैर कानूनी था, इसलिए हमें आंदोलन करना था, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, नमक बनाया। मार्च 1924 को, ये ध्यान रखना आप, 24 मार्च कर दो आप यहाँ, 24 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती से रवाना हुए थे। कौन से आश्रम से ये दांडी यात्रा शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को, ये तारीख आपको याद रखनी है, 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां नमक बनाकर आंदोलन शुरू किया। तो अगर प्रश्न आ जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये 6 अप्रैल 1930 को, और कहां से शुरू हुआ था, गुजरात के दांडी नामक स्थान से। इस आंदोलन में महिलाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने एकदम अच्छी तरह से और भारत की आज़ादी दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए थे और भाग लिया था।
तो महिलाओं ने क्या किया था, शराब की दुकान है, अफीम की दुकान है, कोई विदेशी कपड़ों की दुकान है, इन पे धरना दिया था महिलाओं ने। धरना देने के साथ वस्त्रों को भी जलाया, जो विदेशी वस्त्र थे अपने पास उन वस्त्रों को भी महिलाओं ने जलाया था, वस्त्रों को। चरखा काटना, अपना मतलब खादी बनाना, ये अपना स्वदेशी प्रतीक माना था चरखा काटना। छुआछूत से दूर रहना, मतलब भाईचारे की भावना हमने हिंदू मुस्लिम में देख ली, एक दूसरे से हम छुआछूत की भावना नहीं रख रहे थे। विद्यार्थियों व शिक्षकों ने सरकारी जो विद्यालय थे इनका बहिष्कार कर दिया, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया। जनता ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लिया। बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन था ये, गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ। अब देखो, अब इधर लंदन में क्या हुआ था, ये तो भारत की है। लंदन में भारत की संवैधानिक समस्या के हल के लिए गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। अब 1930 में क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन भारत की ओर से कह दो या कांग्रेस की ओर से कह दो, किसी ने भी भाग नहीं लिया। अब आप देखो, उस समय भारत का मतलब कांग्रेस था। अब भारत की समस्या तो हल हो रहा है, लेकिन भारत का कोई गया ही नहीं हुई, तो समस्या का हल कैसे करेंगे। इसलिए उस समय मैंने आपको बताया ना था, भारत का वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल का कौन था, लॉर्ड इरविन। तो ये तारीख आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी प्लस इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। पूछ लेते गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। इस समझौते की मुख्य बात क्या थी, इस समझौते की मुख्य बात ये थी कि कांग्रेस ने कह दिया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो हमने भाग नहीं लिया, लेकिन आगे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा इसमें कांग्रेस ने भाग लेना स्वीकार किया कि आगे जो सम्मेलन उसे भाग लेंगे। और अंग्रेजों ने यह कहा था कि भारत को औपनिवेशिक स्टेट मतलब औपनिवेशिक स्वराज्य बनाने का वादा किया। यह भी सिर्फ वादा ही किया है कि आपको बना देंगे। और गांधी जी ने यह कहा था कि नमक आंदोलन के समय आपने जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया उनको रिहा करना है, आप उनको रिहा कर दोगे तो मैं आंदोलन समाप्त कर दूंगा। वैसी बात हो गई। अब गांधी जी ने ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया उन सबको रिहा कर दिया। इसके साथ ही जैसे ये समझौता हुआ था गांधी इरविन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार समाप्त हो गया, ये पुनः शुरू होता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1931 में दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया। ये एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। वे वहाँ से निराश होकर लौटे। अब वहाँ उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि गांधी जी की वहाँ बेइज्जती भी की थी कि ये अधनंगा फकीर है, इनके पास तो पहनने के कपड़े नहीं है, ये क्या भारत की संवैधानिक समस्या का हल करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें गांधी जी को सुनने मिली थी। और गांधी इरविन ने तो समझौता किया था कि अब जो जितने व्यक्ति उनको रिहा कर देंगे, हम अत्याचार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ 1932 में क्या होता है कि इरविन तो लंदन लौट जाते हैं और यहाँ जो वायसराय चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं वायसराय, इनकी जगह दूसरे वायसराय आ जाते हैं। और दूसरे जो वायसराय आते हैं वो कहता है कि समझौता आपने इरविन के साथ किया, मेरे साथ नहीं किया। तो वो क्या करते हैं, नमक आंदोलन के जो जितने भी कार्यकर्ता थे उन पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था फिर अंग्रेजों पर अत्याचार, भारतीयों पर, अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीयों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि वायसराय ने कह दिया समझौता मेरे साथ नहीं हुआ है, समझौता इरविन के साथ हुआ है, इरविन लंदन चले गए, समझौता खत्म। इसलिए गांधी जी ने 1932 में यह आंदोलन पुनः चलाया और 1933 में फिर धीरे धीरे यह आंदोलन बंद हो गया। यहाँ थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे 1933 में आंदोलन बंद हो जाता है तो एक बार गांधी जी है उनकी भारतीय राजनीति में थोड़ी सी इच्छा कम रह जाती है और वो क्या करते हैं, फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 1934 में ये कांग्रेस की सदस्यता का त्याग कर देते हैं। इसके बाद देखो आप कि जैसे गांधी जी छोड़ देते हैं, अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब भारतीय लोग इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। भारत के लोगों ने कह दिया हम भाग नहीं लेंगे। अंग्रेज ये सोचते थे कि यदि भारतीय लोग भाग नहीं लेंगे तो जर्मनी और जापान, जहाँ सुभाष चंद्र बोस चले गए थे इस समय जर्मनी जापान, उन जापान वालों ने ये कह दिया कि हम अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए भारत पर आक्रमण करेंगे। देखो जापान है वो भारत पर आक्रमण कर रहा है, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, तो आप हमारा साथ देना।
सुभाष चंद्र बोस ने ये बात स्वीकार कर ली कि ठीक है, आप अंग्रेजों पे आक्रमण करने के लिए भारत पे आक्रमण कर रहे हो, तो हम भारत में आपका ही सहयोग करेंगे। अब देखो, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और भारत को क्या है, इस युद्ध में सम्मिलित कर दिया अंग्रेजों ने इस युद्ध में सम्मिलित कर दिया। भारत इससे नाराज़ था, भारत इससे नाराज़ हो गया कि हम युद्ध में सम्मिलित होना ही नहीं चाहते। तो देश के विभिन्न भागों में हड़ताल हो गई, जुलूस निकलने लगे, प्रदर्शन होने लगे। अब गांधी जी ने सोच लिया कि इस हिसाब से जापान भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है, अब देश में अव्यवस्था से हो रही है, तो एक बड़ा आंदोलन करना उचित नहीं है, इससे और ज़्यादा अव्यवस्था होगी। तो गांधी जी ने कहा अब मैं पर्सनल मतलब अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह करूंगा। सब व्यक्ति अपने अपने स्तर पर आंदोलन करेंगे, वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 17 अक्टूबर 1940, ये थोड़ी सी तारीख आप याद रखना, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अब ये क्या करते थे, ये जो सत्याग्रही थे ना, ये जगह जगह जाते थे और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचते हुए अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देते थे कि उन्होंने हमें जबरदस्ती युद्ध में ढकेल गया। द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ ये भाषण देते हैं। अब सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, ये आपको नाम याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बार जेल जाने वाले कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जो दूसरे सत्याग्रही, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये तीन सबसे पहले जेल में गए थे और इस सत्याग्रह में कम से कम 30,000 लोग पकड़े गए थे। पकड़े मतलब 30,000 लोगों ने जेल जाना स्वीकार किया था। इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन की थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि बता देती हूँ। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया तीसरा और अंतिम आंदोलन था, तीसरा और अंतिम आंदोलन। इसके बाद में गांधी जी ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया। क्यों चलाया, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि 8 अगस्त 1940 को भारत में एक मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ये क्यों आया था, क्योंकि हमने द्वितीय विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों की सहायता की थी और अंग्रेजों ने ये कह दिया कि आप यदि हमारी सहायता कर रहे हो तो हम आपके लिए एक जल्दी ही कोई संवैधानिक समस्या का हल करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था कि भारत को आज़ादी दिलाने, भारत आज़ादी पाने के लायक हुआ या नहीं हुआ। इसलिए 8 अगस्त 1940 को स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। अब इसने क्या किया था, क्रिप्स भारत आता है, क्रिप्स मिशन एक ही जना था, इसमें ये एक सदस्य था क्रिप्स मिशन और कोई सदस्य नहीं थे। ये क्रिप्स क्या करते हैं, भारत आते हैं, भारत आकर ये तो कह देते हैं कि नहीं भारत अभी है वो ये आज़ादी प्राप्त करने के लायक नहीं हुआ। अब ये असफल हो गया था क्रिप्स मिशन। तो एक तो क्रिप्स मिशन ने जो गलत बात कही थी उसकी असफलता, दूसरा जापान द्वारा भारत पर आक्रमण करने के भय के कारण, इधर जापान लगातार कह रहा था कि मैं तो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करूंगा, भारत पे भी करूंगा। अब भारत के हालांकि हम जापान का साथ देने वाले थे इस युद्ध में, इस कारण भी। तीसरा, ये दोनों कारण ऐसे थे, भारत द्वारा जापान पर आक्रमण करना, क्रिप्स मिशन की असफलता और अंग्रेजों द्वारा अपना वादा मुकरना। उन्होंने कहा था भारत को क्या दे देंगे, औपनिवेशिक स्वराज्य, वो अभी तक नहीं दिया अपने को। इन सभी की असफलता के कारण वर्धा में जो कांग्रेस की कमेटी की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय दिया कि कब हुई थी ये बैठक, ये तारीख याद रखना, वर्धा कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को। इसमें कांग्रेस ने गांधी जी को आंदोलन शुरू करने की इजाज़त दे दी। कांग्रेस ने गांधी जी को ये कहा था कि आप आंदोलन कर सकते हो। तो गांधी जी ने उस समय इजाज़त मिली तो गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, क्या है, करो या मरो। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो इस भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को ये नारा दिया था। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे, सबको कह दिया या तो आप भारत को आज़ाद कराओ या फिर मर मिटो इस देश में। तो इन्होंने ये नारा दिया कि या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। ये नारा गांधी जी ने दे दिया। 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हो गया था, ये ध्यान रखना। तो ये 9 अगस्त को शुरू हुआ था और जैसे 9 अगस्त को सुबह सुबह भोर हुई तो गांधी जी सहित प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब सारे जो मेन नेता थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया, आंदोलन का नेतृत्व करे कौन, तो ये है पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था। इसमें कोई भी, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नेतृत्व नहीं था, करने वाले
कोई नहीं थे, ये नेतृत्व विहीन जो आंदोलन है, ये क्या है, नेतृत्व विहीन आंदोलन था। और जनता स्वयं ही आंदोलन का नेतृत्व करने लगी। इस आंदोलन का नेतृत्व जनता ने खुद ने ही किया था। अब ये जगह जगह शांतिपूर्ण हड़ताल हो गई, सभा होने लगी, लोगों ने कह दिया हम अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे, लगान देने से मना कर दिया। और गांधी जी ने भी कह दिया कि ये अंतिम संघर्ष है। तो ये पूरे देश में अपने आप चलने वाला आंदोलन हो गया था। स्वतः स्फूर्त ये आंदोलन था, स्वयं ही जनता आंदोलन का नेतृत्व करने लगी। पुलिस थानों है, मान लो स्कूल है, कॉलेज, उनमें हड़ताल हो गई, काम बंद हो गया था। पुलिस थाने अपने, डाकघर, रेलवे स्टेशन, इस सारे स्थानों पर लोगों ने क्या कर दिया, हमले करने शुरू कर दिए थे। और इस समय जो मुख्य नेता थे अपने, वो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। इन्होंने क्या किया था, भूमिगत होकर, मतलब अंडरग्राउंड छुपकर इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और एक महिला थी अरुणा आसफ अली, इन्होंने बम्बई में इस आंदोलन में, अरुणा आसफ अली ने बम्बई में इस आंदोलन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चलाया था। ये वो महिला थी जिन्होंने बम्बई में इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब कई जगह क्या हुआ था, ये आंदोलन हो रहा था तो कई शहर थे, जैसे सतारा है अपने, सतारा, नागपुर, झांसी, यहाँ हमने क्या किया था, एक अस्थायी सरकार भी बना ली कि हम तो अंग्रेज़ों की सरकार नहीं मानेंगे, हमने एक समानांतर सरकार बना ली। इस आंदोलन में बहुत सारी गोलाबारी हुई और कहते हैं कि लगभग 10,000 लोग इस आंदोलन में मारे गए थे। अब बहुत से लोगों को जुर्माना भी देना पड़ा। और इस सारी हिंसा का उत्तरदायित्व किस पे डाल दिया अंग्रेज़ों ने, गांधी जी पे। इस सारी हिंसा का उत्तरदायित्व अंग्रेज़ों ने किस पे डाला था, गांधी जी ने, कि ये आंदोलन गांधी जी ने चलाया है, इसलिए 10,000 जो लोग मारे हैं इसके जिम्मेदार कौन है, गांधी जी ने। तो इस प्रकार ये जो आंदोलन है 1942 का, ये ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है और इसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो विद्यार्थियों, ये था अपना भारत छोड़ो आंदोलन। अगले अध्याय में हम राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है और किसान आंदोलन, इनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।